नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज की कहानी मेरे द्वारा लिखी गई कहानी है जिसका नाम है पहल। मेरी सभी कहानियाँ कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत मेरे नाम दीपा सोनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था मेरी कहानियों का किसी भी प्रकार से उपयोग करता है तो वह सभी कानूनी हर्जी खर्ची का अधिकारी होगा। मेरा कल एसआई का इंटरव्यू था लखनऊ शहर में। मेरी बुआ वहाँ रहती थी। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन पापा को कुछ ज़रूरी काम था, तो वह एक दिन पहले ही मुझे बुआ के घर छोड़कर वापस चले गए थे। लखनऊ में केवल बुआ और फूफा जी ही रहते थे। बुआ के 2 लड़के थे, दोनों की सरकारी जॉब थी, एक की एमपी और दूसरे की छत्तीसगढ़ में। लखनऊ में फूफा जी की जॉब थी। बुआ का मकान बहुत बड़ा था, तो ऊपर के कमरे किराए से दे रखे थे। बुआ के घर में लगभग 8 साल बाद गई थी। घर का पूरा नक्शा ही बदल गया था। नई जगह होने और पेपर की चिंता होने के कारण नींद मुझसे कोसों दूर थी। पढ़ते पढ़ते थक सी गई तो सोचा छत पर जाकर टहलाऊं, शायद टहलने से नींद आ जाए। पेपर सुबह 9 बजे था। अभी घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। मुझे कम से कम 6 घंटे की नींद लेना ज़रूरी था, क्योंकि सफ़र में भी बहुत थक गई थी। टहलने के लिए जब मैं छत पर गई तो किसी के पीटने और किसी के रोने की आवाज़ें आईं। मैं आवाज़ों की ओर धीरे धीरे बढ़ी तो मुझे समझ आ गया कि ऊपर जो किराएदार रहते हैं वो अपनी मिसेज को बेरहमी से पीट रहे हैं। वो किराएदार कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, मैं नहीं जानती। उन आवाज़ों से मुझे केवल इतना समझ आया कि पति बहुत शराब पिए हैं, क्योंकि उसकी बदबू मुझ तक आ रही थी दरवाज़ा बंद होने के बावजूद। पत्नी की चीखें सुन मुझे ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाऊं और उसके पति को बहुत मारूं, मगर मैं ऐसा कर नहीं सकती थी। फिर मन में विचार आया, मैं नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस तो ऐसा कर सकती है। मैं अपना मोबाइल लेने नीचे गई, बुआ का एड्रेस अच्छे से याद किया और 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इसकी सूचना दी और पता बता दिया तथा पुलिस से जल्दी आने की विनती की। मैंने उन्हें सब बताया और मेरा नाम गुप्त रखने को कहा। पुलिस ने 10 मिनट में पहुंचने का आश्वासन दिया तो मेरी नज़रें बस घड़ी पर टिक गईं। 7 मिनट के बाद ही डोरबेल बजी। मैंने कमरे से झांककर देखा। फूफा जी ने दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस को देखकर चौंक गए। जब बुआ वहाँ आई तो मैं भी अपने कमरे से बाहर आ गई। पुलिस ने फूफा जी को सारी बात बताई और अपने किराएदार को बुलाने के लिए कहा, तो फूफा जी ने पुलिस को अंदर आने के लिए कहा और रूम से मोबाइल पर ही अपने किराएदार को यह कहकर कि बुआ की तबीयत खराब हो गई है, मेरे साथ ज़रा अस्पताल चलो, बुला लिया। फूफा जी के कॉल के 2 मिनट बाद ही किराएदार नीचे आए। जब वह नीचे आए तब मैंने उन्हें देखा। उसके आते ही पुलिस ने उससे अपनी पत्नी को बुलाने के लिए कहा। उसने पत्नी को बुलाने से मना किया और कहा कि वह सो रही है। तो पुलिस ने बुआ से उसकी पत्नी को लाने के लिए कहा। जब बुआ आंटी को नीचे लेकर आई तो उन्हें देखकर मेरे आंसू निकल आए।
जब आंटी को बहुत चोटें लगी थीं। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं और उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पुलिस वालों से भी उनकी ये हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सोफा से उठकर उन अंकल को ज़ोर ज़ोर से 5-6 चांटे मारे और पुलिस थाने ले जाने लगे। तो आंटी ने पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंकल को माफ़ करने और छोड़ने के लिए कहा। ये देख मैं अचंभित हो गई। पुलिस ने आंटी से पूछा कि क्यों छोड़ दूं? इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया है और तुम इस पर दया दिखा रही हो। इसने तो तुम पर नहीं दिखाई दया। इतनी मारपीट की, उसके बाद भी दया। वह इतनी बेरहमी से तुम्हें पीटा और तुम पुलिस को बीच में रोकते हुए आंटी बोली, अगर आप इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे तो ये बात सुबह तक पूरे में फैल जाएगी। ये टीचर हैं, समाज में नाक कट जाएगी और मेरे ससुराल वालों व इनसे मुझे हमेशा इन्हें जेल भेजने का ताना मिलेगा और ना जाने क्या क्या। कहते हुए आंटी फिर रोने लगी। पुलिस ने उनकी बात को समझते हुए कहा, अच्छा, इन्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता, पर आपको मेरे सामने ही अपने पति को उतना ही मारना पड़ेगा जितना इस बेवड़े ने आपको मारा है। यह सुन आंटी फिर हाथ जोड़कर कहने लगी, सर, ऐसा पाप न करवाएं। पति तो परमेश्वर के समान होता है। मैं उन्हें मारने की सोच भी नहीं सकती हूँ। आंटी की ये बातें सुन मैं बीच में ही बोल पड़ी। आपके लिए पति परमेश्वर है तो क्या पति की मार खाना परम धर्म है आपके लिए? आंटी कुछ न बोली तो मैंने उन अंकल से पूछा, आपके लिए आंटी क्या है? खिलौना, कठपुतली या पैर की जूती? मेरे गुस्से को देखकर बुआ मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, गलती समाज व संस्कारों की भी उतनी ही है जितनी इन दोनों की। अत्याचार करने वाले से ज़्यादा गलती अत्याचार सहने वाले की होती है। वैसे गलती हम सब की है। हम सब समाज के नियमों में खुद को इतना जकड़ लेते हैं हम लड़कियों को पति को परमेश्वर मान उसकी हर आज्ञा का पालन करने की सीख देते हैं, लेकिन लड़कों को कभी ये नहीं कहते कि पत्नी लक्ष्मी है, उसका मान सम्मान करना पति का धर्म है और उसे सुखी रखना उसका कर्तव्य। आपके बच्चे जब घर पर ये सब देखेंगे तो वे भी यही सीखेंगे। आपका लड़का पत्नी को मारेगा और आपकी बेटी पति की मार खाएगी। अब बच्चों को यह सब सिखाएंगे तो कल का समाज भी ऐसा ही होगा। फिर सुधार कहाँ, कब और कैसे होगा? हमारी बातों को सुनकर अंकल आंटी को अपनी गलती का एहसास हो गया। अंकल ने आंटी से वादा किया कि अब वो कभी भी आंटी पर हाथ नहीं उठाएंगे। बुआ ने आंटी से वादा लिया कि वो अब कभी भी कुछ भी गलत बात को सहन नहीं करेंगी। पुलिस वालों ने जाते हुए अंकल से शराब छोड़ने के लिए कहा और फूफा जी से कहा कि अगर आगे भी ऐसा ही माहौल रहता है, कभी ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। उन्होंने बुआ और फूफा जी से आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत शिकायत करने को कहा। पुलिस के जाते ही बुआ ने आंटी के जख्मों पर दवा लगाई और मैं हल्दी वाला दूध आंटी के लिए ले आई। अंकल को अपनी गलती का बहुत पछतावा था और वो लगातार बुआ, फूफा और आंटी से माफ़ी मांग रहे थे। अंकल आंटी जब ऊपर चले गए तो फूफा जी ने बुआ की तरफ देखते हुए पूछा, फ़ोन किसने किया होगा? ऊपर क्या हो रहा है? हमें तो पता ही नहीं।
था, ऊपर की आवाज़ तो नीचे तक आती ही नहीं है। तो बुआ ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मुझे देखा। मैं बुआ से बचपन से बहुत डरती थी, इसलिए बिना कुछ बोले ही अपने रूम की तरफ जाने लगी। बुआ समझ गई और कहने लगी, अच्छी पहल थी ऐसा ही अंकिता,